नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर आप सभी को हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री और आपकी मिडिवल हिस्ट्री दोनों की दोनों हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है। और हमारी जो लास्ट सीरीज़ रहती है वो सीरीज़ रहेगी हमारी मॉडर्न इंडिया की। और दोस्तों, मॉडर्न इंडिया आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पर। और आपको मॉडर्न इंडिया के वो सभी टॉपिक मिलेंगे जिस टॉपिक से आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है, किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में या आगे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, हम आपको मॉडर्न इंडिया के के सभी टॉपिक प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे और जिनसे डिटो क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से उठता है एज इट इज़, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और आपको सिर्फ वही टॉपिक करने को मिलेगा जिससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो सके और आपके वो किसी भी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल सके। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क करने का मतलब यही है कि आप सिर्फ वही पढ़ो जिससे आपको फ़ायदा हो। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप कोई भी किताब लेकर पढ़ सकते हो। और अगर आपको एग्जैक्ट टेस्ट की या किसी भी रिटन एग्ज़ाम या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप पॉइंट टू पॉइंट मेरे टॉपिक कवर कर सकते हो। इससे आपके सारे के सारे जो एग्ज़ाम है वो कवर हो सकते हैं। किसी भी वनडे एग्ज़ाम में किसी भी लेवल का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ ना करते हो हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज की हमारी मॉडर्न इंडिया की फ़र्स्ट क्लास रहेगी और इस फर्स्ट क्लास में हम आपको 1707 से आगे का शासनकाल पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, हमने आपको जब एंशिएंट हिस्ट्री करवाई थी, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आपको सभी के सभी टॉपिक करवा दिए थे, जिसमें आपके सिंधु सभ्यता, ब्रह्म समाज, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड थे हमने सभी के सभी आपको प्रोवाइड करवा दिए थे। और उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री की ओर बढ़े थे। मिडिवल हिस्ट्री में हमने आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुग़ल वंश, ये सारे के सारे वंश डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको वो सारे के सारे टॉपिक करवाने जा रहे हैं जिसके तहत आपको वो सारे के सारे टॉपिक कवर हो सके, जिससे आपके कोई ना कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले जब हमने मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट की थी या उसका अंत किया था तो हमने मुग़ल शासक पे अंत किया था। और मुग़ल शासक में हमने कौन कौन से राजा पढ़े थे उसकी ट्रिक पढ़ी थी हमने बादशाह। तो बादशाह की जो ट्रिक थी दोस्तों, बी से बाबर था, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहाँ और ए से औरंगजेब। ये आपके सारे के सारे मुग़ल बादशाह हुआ करते थे जो आपके मिडिवल हिस्ट्री में आते थे। जो बाकी के बचे मुग़ल राजा होंगे वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे और उनको आप मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट करेंगे। दोस्तों, आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है उसका जो टाइम पीरियड पूछ लेता है वो 712 से लेके 1707 तक रहता है। और 1707 से आगे जो 1947 जब तक देश आज़ाद नहीं होता तब तक आपका मॉडर्न इंडिया कहलाता है। और 712 तक कब से, जब से मानव का जन्म हुआ था तब से लेके 712 ईस्वी तक आपका क्या कहलाता है दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री। 712 ईस्वी तक कहलाता है एंशिएंट हिस्ट्री, 712 से 1707 कहलाता है आपका मिडिवल हिस्ट्री और 1707 से 1947 कहलाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए दोस्तों, आज हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री का एक पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम वो सभी के सभी मुग़ल शासक जिक्र कर लेते हैं उन सभी के बारे में जो हमारे रह गए थे और जो मॉडर्न हिस्ट्री में लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लर्निंग एक्सीलेंस के नाम से पाएगा। वहाँ आपको उन सभी क्लासों की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जो सी हमने क्लास आपको पहले यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दी है। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं समय को ना व्यर्थ करते हुए। दोस्तों, 1707 से लेकर 1857 की क्रांति का इतिहास हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, 1707 से आगे जितने भी मुग़ल शासक बचते हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो औरंगजेब होता है दोस्तों, हमारा मिडिवल हिस्ट्री का मुग़ल वंश का अंतिम शासक होता है। उसके बाद जो मुग़ल शासक आएंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री में लाई करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद 1707 में औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम राजा बनता है तथा इसके दूसरे बेटे का नाम अकबर होता है। दोस्तों, ये अकबर वो वाला नहीं है, ये अकबर द्वितीय कह सकते हो, इसे आप अकबर द्वितीय की संधि दे सकते हो, क्योंकि अकबर द्वितीय आपका कौन सा रहेगा, औरंगजेब के बेटे का
मतलब बहादुर शाह प्रथम इसका पहला बेटा था और इसका दूसरा बेटा था अकबर। अगर अकबर आप वो वाला सोच रहे हो जो सा हमने पहले पढ़ा है, तो वो अकबर प्रथम हुआ करता था, तो ये दोस्तों अकबर द्वितीय होगा। तो दोस्तों जैसा कि बहादुर शाह प्रथम है, उस बहादुर शाह प्रथम राजा से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल पूछ लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि 1707 से लेके 1712 तक रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये 1857 नहीं है, ये 1857 टाइपिंग एरर हो चुका है, इसको आप 1712 कर लेना। 1707 से लेके 1712 तक शासनकाल रहेगा बहादुर शाह प्रथम का। इसको शाह बेखबर कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों ये जनता से बेखबर रहा हुआ करता था, उसे ये नहीं पता था कि जनता में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक राजा होने के नाते उस राजा को पता होना चाहिए कि उसकी जनता में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन ये जो बहादुर प्रथम होता है, बहादुर शाह प्रथम, ये शाह बेखबर होता था। इसे शाह बेखबर इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसे ये नहीं पता चलता था कि दोस्तों जनता में क्या चल रहा है, जनता किस परेशानी में है, किस परेशानी से गुजर रही है और जनता में क्या क्या कांड हो रहे हैं, लेकिन इसे कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं लेना देना था, इसलिए इसे शाह बेखबर कहा जाता था। दोस्तों जो बहादुर शाह प्रथम का मकबरा है वो औरंगाबाद या आप दौलताबाद भी बोल सकते हो, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ स्थित है, क्योंकि डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि बहादुर शाह प्रथम का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बहादुर शाह प्रथम का मकबरा औरंगाबाद दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद और बहादुर, देखो दोस्तों औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम ऐसे बाप बेटे हैं। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कौन से शासक ऐसे बाप बेटे हैं जिनका मकबरा एक साथ अटैच करके बनाया हुआ है, मतलब साथ साथ बनाया हुआ है। तो वो दोस्तों औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम है। औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम दोनों ऐसे बाप बेटे हैं जिनका मकबरा एक ही जगह पर बनाया गया है। आप साथ साथ कह सकते हैं, जैसे पहले औरंगजेब का बना दिया और उसी के साथ किसका बना दिया, बहादुर शाह प्रथम का, जो कि इसका बेटा था। तो दोस्तों यही दो तीन क्वेश्चन बनते हैं बहादुर शाह प्रथम से जो हमने डिस्कस किए। उसके बाद 1712 के बाद 1712 से 1713 तक शासनकाल आता है दोस्तों आपको जहादर शाह का। और जहादर शाह जो है दोस्तों वो एक ऐसा राजा हुआ करता था जिसके समय में ज़्यादा वैश्यवृत्ति हुआ करती थी। वैश्यवृत्ति दोस्तों आप जैसे कि आप नाचने वाले को बोल सकते हो, तो ये वैश्यवृत्ति वैसी हुआ करती थी दोस्तों। तो ये एक इसके शासनकाल में एक लालमुखी नामक वैश्या हुआ करती थी जिससे ये प्यार किया करता था और जिसे वो अपनी रानी बनाना चाहता था। और इसने इसके समय में दोस्तों जयसिंह की सवाई की उपाधि मिली हुई थी दोस्तों, किसको, राजा को। राजा कौन सा था दोस्तों, ये राजा जहादर शाह। इसको कौन सी उपाधि मिली हुई थी, जयसिंह को सवाई की उपाधि। मुगलों का सबसे अयोग्य शासक जहादर शाह होता था दोस्तों। जहादर शाह को भी आप अयोग्य शासक बोल सकते हो क्योंकि इसने भी कुछ खास काम नहीं किया था और ये भी अयोग्य शासक माना जाता था। मुगलों में सबसे छोटा शासनकाल इसी राजा का हुआ करता था, जहादर शाह का, 712 से 713। दोस्तों कुछ ही समय के लिए इसने काम किया था और कुछ ही समय के लिए राजा रहा था। इसके समय में दो भाइयों का राज हुआ करता था, दो भाइयों का दबदबा, दो भाइयों का गुंडागर्दी बोल सकते हो आप आज के टाइम में। दो भाइयों की गुंडागर्दी हुआ करती थी जिनका नाम होता था सैयद और बंधुओं। सैयद और बंधुओं का दोस्तों काम क्या हुआ करता था, ये अपने अनुसार किसी भी व्यक्ति को राजा बना दिया करते थे अपने लालच के लिए, ताकि वो उस राजा से अपने काम करवा सके। और जैसे ही वो राजा उनके काम करने से मना करता था तो उस राजा को मरवा भी दिया करते थे। तो दोस्तों ये दो भाई सैयद और बंधुओं ऐसे दो भाई हुआ करते थे जिनका दबदबा इसके शासनकाल में ज़्यादा होता था। तो इन दोनों भाइयों ने फर्रुखशियर को राजा बना दिया था आगे आने वाले समय में। तो दोस्तों 712 से 713 तक शासनकाल किसका रहा था, जहादर शाह का। उसके बाद सैयद बंधुओं ने, दोनों भाइयों ने क्या किया था, फर्रुखशियर नामक व्यक्ति को 1713 में राजा बना दिया था। 1713 से लेके दोस्तों 1719 तक का शासनकाल रहेगा किसका, फर्रुखशियर का। उसके बाद दोस्तों यह सैयद बंधुओं की वजह से राजा बना था, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका। ये दो भाई ऐसे हुआ करते थे, किसी व्यक्ति को राजा बनाते थे ताकि उससे अपना काम निकलवा सके। जैसे ही वो काम, जब तक वो काम निकालता तब तक वो उससे सही तरीके से पेश आते थे। जैसे ही वो उनके काम मना कर देता था तो वो उस व्यक्ति को मार दिया करते थे। इसके साथ भी ऐसे ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सैयद बंधुओं की वजह से राजा
बना था। इतिहास में शहीद बंधुओं को राजा बनाने वाला कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए व्यक्ति को राजा बनाया करते थे, इसलिए इन्हें राजा बनाने वाला कहा जाता है। इन दोनों भाइयों ने फर्रुखशीर राजा से एक फरमान जारी करवाया। दोस्तों ये दोनों भाई जानते थे कि आने वाले समय में अंग्रेज़ों का शासनकाल होने वाला है। इनका मानना ये था कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बना देंगे जो हमारे अंडर काम करेगा और आगे आने वाले अंग्रेज जो दबदबा ना जमा सके, हमारा ही दबदबा चलता रहे। इन्होंने तो ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। इन दोनों भाइयों ने फर्रुखशीर को राजा तो घोषित कर दिया और आगे की सिक्योरिटी के लिए फर्रुखशीर राजा से एक फरमान जारी करवा लिया कि आज के बाद अंग्रेज भारत में कोई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, और अगर लगाते हैं तो उन्हें सालाना टैक्स देना पड़ेगा, जिसे चुंगी कहा गया। तो चुंगी को सालाना टैक्स बोल दिया करते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं। अंग्रेज़ों ने क्या किया दोस्तों, अंग्रेज़ों ने एक चाल खेली। अंग्रेज़ों को पता लग गया कि ये जो शहीद बंधु दो भाई हैं, इन्होंने फर्रुखशीर को राजा बनाया हुआ है, और फर्रुखशीर को इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि जो आपसे अंग्रेज़ अगर किसकी बात करे, इसकी काम की बात करे, यानी कंपनी लगाने की बात करे या किसी भी फैक्ट्री लगाने की बात करे, तो आप उन्हें मना कर देना। अंग्रेज़ों के बात पता लग जाती है। लेकिन इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेज़ फर्रुखशीर से एक मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में फर्रुखशीर को अपनी ओर मिला लेते हैं। उसको ये बोलते हैं कि ये दोनों भाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमारे पास अंग्रेज़ की सेना बहुत ज़्यादा है। अगर ये दोनों भाई तुम्हें कुछ कहते हैं तो हमारे पास बहुत सेना है, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम हमें अनुमति दे दो फैक्ट्री लगाने की। तो फर्रुखशीर क्या करता है दोस्तों, उसे उस पर भरोसा हो जाता है अंग्रेज़ों पर, और अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है। लेकिन ये बात किसको पता लग जाती है, उन दोनों भाइयों को, फर्रुखशीर को और बंधुओं को। तो ये दोनों भाई क्या करते हैं, ये दोनों भाई इस राजा को मार देते हैं। किसको, फर्रुखशीर राजा को, क्योंकि वो धोखा करता है। फर्रुखशीर को घृणित कायर भी कहा गया है। घृणित कायर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये धोखा करता है। ये बनता तो इन्हीं की वजह से राजा है, और इन्हीं को ही धोखा देकर अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है, इसलिए इसको घृणित कायर भी कहा गया था। उसके बाद दोस्तों अगला राजा बनता है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका शासनकाल 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक रहता है। मोहम्मद शाह दोस्तों, ये मोहम्मद शाह, इसका वैसे तो वाक्य नाम असली नाम जो आप बोल सकते हो वो तो था मोहम्मद शाह, लेकिन इसको रंगीला की उपाधि किसने दी थी, वहाँ की औरतों ने दी थी। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, मोहम्मद शाह नामक व्यक्ति जो है राजा बनते ही तंबाकू, धूम्रपान, शराब पर प्रतिबंध लगा देता है, रोक लगा देता है, जिससे कि वहाँ की औरतें खुश हो जाती हैं, और वहाँ की औरतें खुश होकर ये बोलती है कि हमारा राजा तो बड़ा रंगीला है। और इस रंगीला उपाधि के तहत ही इसको मोहम्मद शाह रंगीला राजा की उपाधि दे दी गई, और इसको आज तक मोहम्मद शाह रंगीला नाम दिया जाता है और मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका नाम मोहम्मद शाह था, इसे बाद में रंगीला की उपाधि मिली। इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाने लगा क्योंकि इसने शराब और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे खुश होकर वहाँ की महिलाओं ने इसे रंगीला की उपाधि दे दी थी और कहा था कि हमारा राजा तो रंगीला है। इस राजा ने 1719 में फरमान जारी करके जजिया कर, जो कि टैक्स हुआ करता था एक तरह का, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया था। दोस्तों हमने अपनी पिछली जो सीरीज़ थी उनमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी आक्रमणकारी होता था, जो कि मिडिवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा था। स्टार्टिंग की ही क्लास था मोहम्मद बिन कासिम का आगमन। मिडिवल हिस्ट्री की फर्स्ट ही वीडियो हमारी, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने क्या बताया था, उसमें मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जजिया कर लेकर आता है। जजिया कर दोस्तों ये वो करता जो औरतों से, बूढ़ों से, ब्राह्मणों से सबसे लिया जाता था, जिसके फिरोज शाह तुगलक ने आगे चलकर बड़े स्तर पर लागू किया था। दोस्तों इस जजिया कर को एक बारी अकबर भी बंद करता है, लेकिन अकबर एक अनपढ़ राजा होता है, लेकिन अनपढ़ राजा होने के कारण उसने सिर्फ अनाउंसमेंट करके ही इसको बंद करवा दिया था जजिया कर को। ये कोई फरमान नहीं जारी कर पाया, ना कोई बिल पास कर पाया, क्योंकि इसे ये नहीं पता था कि कोई किसी चीज़ को बंद करने के लिए या किसी चीज़ को शुरू करने के लिए कोई बिल पास किया जाता है। इसलिए आगे चलकर इस चीज़ का फ़ायदा आप औरंगजेब उठा लेता है, और औरंगजेब 1679 में इसको दोबारा से शुरू कर देता है जजिया कर को। लेकिन अब 1719 में जब फिर मोहम्मद शाह रंगीला आया, मोहम्मद शाह रंगीला एक पढ़ा लिखा राजा होता था, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने 1719 में एक फरमान जारी किया, या एक बिल बोल सकते हो आप, एक बिल जारी किया। उस बिल में ये लिखा कि आज के बाद मुग़ल रहे या ना रहे, मैं रहूं या ना रहूं, परंतु जजिया कर नहीं रहेगा। और ये पक्का सबूत एज ए बिल पास करवा कर जजिया कर को पूर्णतः समाप्त करवा दिया था।
दोस्तों 1739 में करनाल का युद्ध होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन HSSC पूछ लेती है, करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 में हुआ। और किस किस के बीच हुआ? तो वो था दोस्तों नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों नादिर शाह क्या करने आता है? नादिर शाह कोहिनूर का हीरा लेने आता है। इस मकसद से वो 1739 में करनाल का युद्ध लड़ता है और इसका जो सामना होता है मोहम्मद शाह रंगीला के साथ होता है। नादिर शाह भारत में कोहिनूर का हीरा लेने आया था और ईरान का नेपोलियन भी बोल दिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे किसी भी वनडे एग्जाम में कि किस व्यक्ति को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों नादिर शाह होता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन बोल दिया जाता है। अगर आपसे भारत का नेपोलियन पूछ ले तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और वास्तव में नेपोलियन पूछ ले तो वास्तव में नेपोलियन था दोस्तों नेपोलियन बोनापोर्ट। और नेपोलियन बोनापोर्ट से संबंधित एक प्रमुख जानकारी यही है कि 1804 में ये फ्रांस का राजा बनता है। और नेपोलियन का जो 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है, किसका? नेपोलियन बोनापोर्ट का, जो कि वास्तविक में नेपोलियन हुआ करता था। उसका 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है। वाटरलू का युद्ध एक युद्ध का नाम है जो कि उसके जीवन का अंतिम युद्ध होता था। दोस्तों वो गलती कर बैठता है, उसने सबसे बड़ी अपने जीवन की गलती यही की कि उसने रूस को बड़े हल्के में ले लिया और रूस से पंगा ले लिया। उसे क्या पता था रूस बड़ा ताकतवर है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी, इसलिए उसने रूस वालों से पंगा ले लिया। इसलिए नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल यही रही कि उसने रूस पर आक्रमण कर दिया, और जो कि बड़ी शक्तिशाली होता था, जिसकी वजह से नेपोलियन मारा गया और इसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। तो दोस्तों अगर वास्तव में नेपोलियन पूछ ले तो नेपोलियन बोनापोर्ट होता था। भारत का नेपोलियन पूछ ले तो समुद्रगुप्त, और वैसे भारत का नेपोलियन पूछ ले तो समुद्रगुप्त, और ईरान का नेपोलियन पूछ ले तो नादिर शाह होगा। दोस्तों ये मैंने आपके तीनों के तीनों डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको किसी भी वनडे एग्जाम में दिखते हैं तो आप डायरेक्ट क्लिक करिए आना। दोस्तों जैसा कि हमने अभी पढ़ा था 1739 में करनाल का युद्ध होता है, उसमें हम ये बताना भूल गए थे आपको कि कौन जीता कौन हारा। इस युद्ध में दोस्तों नादिर शाह जीत जाता है और वो कोहिनूर का हीरा ले जाने में कामयाब रहता है, और मोहम्मद शाह रंगीला इस युद्ध में हार जाता है। दोस्तों करनाल के युद्ध के बाद मुग़ल शक्ति का जो है वो पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि धीरे धीरे करके मुग़ल शक्ति ख़त्म होती जा रही थी। मुग़लों का जो भी शासक आता जा रहा था वो हर किसी बंदे से हारता जा रहा था, जो भी कोई नया राजा आता था, इसलिए मुग़ल शक्ति का जो है वो पतन होता जा रहा था। 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है और 1748 में इसका जो समय काल है, जो शासनकाल है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आता है हमारा अगला शासक अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली बड़े ही चर्चित व्यक्ति हैं। दोस्तों आपने सुना होगा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, और ये बड़े ही चर्चित रहे थे पानीपत के तीसरे युद्ध में। चलिए दोस्तों इनसे संबंधित थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, जिससे कोई भी वनडे एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछ लेती है। सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा कि इसके शासनकाल में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, वो किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और मराठों की ओर से कौन सा राजा पूछ लेते हैं? तो वो राजा रहेंगे सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ दोस्तों ये वही है जिन्होंने थानेसर के शिव मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि एक क्वेश्चन HSSC हमेशा पूछ सकती है। ही आने वाले CET के एग्ज़ाम में भी हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि थानेसर का या सथानेश्वर का जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, उसके शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो उसका पुनर्निर्माण सदाशिवराव भाऊ ने करवाया। और वही सदाशिवराव भाऊ जो है मराठों की ओर से युद्ध लड़े थे, जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध कहलाया था। और किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ। इस युद्ध के दौरान अहमद शाह अब्दाली एक सेनापति हुआ करते थे, क्योंकि तब तक ये राजा जो है राजा बन के जा चुके थे। और उसके बाद दोस्तों इस युद्ध में जीत किसकी होती है? अहमद शाह अब्दाली जो है इस युद्ध को जीत जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद इनसे संबंधित दोस्तों सिर्फ यही क्वेश्चन था। अहमद शाह अब्दाली से संबंधित और कोई क्वेश्चन नहीं पूछती कोई भी वनडे एग्जाम, सिर्फ यही पूछ लेती है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ। और किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ जो कि मराठों की ओर से था, उनके बीच हुआ। और किसने जीता? अहमद शाह अब्दाली ने जीता। उसके बाद दोस्तों आते हैं आलमगीर द्वितीय। और आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल है वो पूछ लेता है 1754 से लेकर 1759 तक इनका शासनकाल रहता है। इनके समय में ही 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है
बड़ा ही चर्चित रहने वाला है और किसी भी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में लड़ा गया, जो किस किस के बीच हुआ, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। दोस्तों जब हम आगे ये गवर्नर या गवर्नर जनरल की वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में डिटेल्ड से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि प्लासी का युद्ध क्यों लड़ा गया और प्लासी का युद्ध लड़ने के कारण क्या क्या थे। हम आपको पूरी क्लियरिफिकेशन देंगे उस वीडियो में। चलिए दोस्तों आगे थोड़े से और इनके तथ्य देख लेते हैं। सिराजुद्दौला ने 90% अंग्रेज़ों को हरा दिया। दोस्तों सिराजुद्दौला जो है वो बड़े ही शक्तिशाली माने जाते हैं, बड़े ही ताकतवर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग 90% अंग्रेज़ों को युद्ध में हराकर उनको भारत से बाहर कर दिया था। लेकिन इनको धोखे से कौन हरा देता है, एक मीर जाफ़र होता है, उसका बेटा होता है निरंग। निरंग जो है धोखे से इनको इस युद्ध से बाहर करवा देता है और आगे चलकर निरंग ही जो है वो सिराजुद्दौला को मार देता है, सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और आलमगीर प्रथम जो है वो औरंगजेब को कहा जाता है। दोस्तों ये नोट मैंने अलग से ये इसलिए डाला है कि आलमगीर प्रथम अगर पूछ ले डायरेक्ट क्वेश्चन में तो वो औरंगजेब को कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मीर जाफ़र से मिल जाता है। दोस्तों यही बात मैं आपको पहले भी बता चुका कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो प्लासी का युद्ध होता है, इस युद्ध में सिराजुद्दौला लगभग 90% अंग्रेज़ों को युद्ध से बाहर करने में, भारत से बाहर करने में कामयाब हो जाता है। जब रॉबर्ट क्लाइव ये देखता है कि तेरे सामने वाला दुश्मन इतना ताकतवर है तो तेरे को क्या करना चाहिए, तो ये जाकर अंग्रेज़ों से मिलता है और अंग्रेज़ों में जो मीर जाफ़र नामक व्यक्ति होता है उससे जाकर मिलता है और उसके साथ मिलकर एक नीति चलाता है, जिस नीति का नाम होता है फूट डालो और राज करो। और इस नीति के तहत वो सिराजुद्दौला को जो है उसी के लोगों द्वारा उसी को हराने की साजिश रचता है कि क्यों ना सिराजुद्दौला के जो खास बंदे हैं उनको पकड़ के उनको अपनी साइड करके क्यों ना इसको धोखा दिया जाए और धोखे से इसको मार दिया जाए और इससे ये युद्ध वो ये युद्ध हार जाए और हम जीत जाए। तो दोस्तों होता क्या है, निरंग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी, लेकिन ये आगे चलकर ये क्वेश्चन मैंने एडवांस में दे दिया आपको कि आगे चलकर सिराजुद्दौला को कौन मारेगा, निरंग मारेगा। और निरंग दोस्तों कौन होता था, मीर जाफ़र का बेटा, जो मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर इस नीति को चलाता है, फूट डालो और राज करो। दोस्तों प्लासी के युद्ध के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, जिस स्टोरी को हम अगर अगली वीडियो में, जिसमें हम गवर्नर और गवर्नर जनरल पढ़ेंगे और वाइसराय पढ़ेंगे, कैसे गवर्नर से गवर्नर जनरल बने और कैसे गवर्नर जनरल से वाइसराय बने और फिर ये गवर्नर जनरल वाला पद ही आगे चलकर राष्ट्रपति का पद बना। उसमें हम रॉबर्ट क्लाइव का जब एक अलग से स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि प्लासी का युद्ध क्यों लड़ा गया, प्लासी का युद्ध लड़ने के क्या कारण थे और प्लासी का युद्ध कैसे सिराजुद्दौला हारा और सिराजुद्दौला को निरंग ने कैसे मारा। तो दोस्तों ये सारी स्टोरी हम रॉबर्ट क्लाइव के विषय पर जब चर्चा करेंगे तब डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको पूरी डिटेल्ड से स्टोरी बताऊंगा इसकी। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हमारी जो गवर्नर की है उस गवर्नर में हमें रॉबर्ट क्लाइव का टॉपिक मिल जाए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल साबित होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने बहुत टाइम बाद ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इससे पहले मुझे सीरीज़ लेकर आ जानी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों हमारी मिडिवल हिस्ट्री को ख़त्म हुए कम से कम 15-20 दिन हो गया है और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों टाइम नहीं लग पाया था, क्योंकि हमारे पास टाइपिंग के लिए मैटर जो है वो अधूरा रह गया था। अब हमारे पास टाइपिंग मैटर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं डेली आपको जल्द से जल्द करके ये सीरीज़ कंप्लीट प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि CET HSSC CET का एग्ज़ाम आने से पहले आपको ये सभी के सभी टॉपिक कवर हो जाएं और आपको मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया कंप्लीट मैं प्रोवाइड करवा चुकूँ और आप भी इसको कंप्लीट अटेंड कर सको, ताकि कोई भी वनडे एग्ज़ाम आए या कोई भी आपका जो CET जैसे HSSC CET का एग्ज़ाम हो गया उसमें अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें इस क्वेश्चन को करके आ सको। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, अपनी नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी और ये वीडियो आप उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो दोस्त किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।